हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग यानी कि डाटा को हैंडल करना, यानी कि ऑर्गेनाइज करना डाटा को। अब पहले हम जान लेते हैं डाटा क्या होता है। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। यानी कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, उसके रिलेटेड जो हम फैक्ट्स अगर कोई हम फैक्ट कलेक्ट करें, कलेक्शन बनाए फैक्ट्स की किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, तो उसको हम डाटा कहेंगे। यानी कि अगर हमें पॉपुलेशन जानना है कि हमारे एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, ये एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन है। इसको कलेक्ट करने के लिए जो हम फैक्ट्स यूज करें उसे हम कहेंगे डाटा। यानी जो भी हमारे पास रिलेटेड इसके फैक्ट्स होंगे, ये पॉपुलेशन देखने के, उसे हम कहेंगे डाटा। अब डाटा की दो किस्में हैं, एक आता है प्राइमरी और दूसरा आता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो होता है जिसे हम खुद, यानी कि अगर हम खुद जाएंगे, मतलब अगर हमें पॉपुलेशन सेंसस करना है, हम जाएंगे पूरे हर एक इलाके में जाएंगे, वहां से कलेक्ट करेंगे डाटा। ये होता है प्राइमरी डाटा जो हम वहां से कलेक्ट करें। अगर हम जाएंगे किसी ऑफिस में जहां पे पढ़ा होगा कि यहाँ इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। यानी कि अगर हम कोई सोर्स का यूज करें तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। ये फर्क है इन दोनों में। अब इसके बाद हमें काम करना होता है, डाटा करना होता है ऑर्गेनाइज, यानी कि हैंडल करना होता है। डाटा ऑर्गेनाइजिंग। डाटा ऑर्गेनाइजिंग जब हम कर रहे हैं उसके तब हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं। जो पहली टर्म है जो हमें जाना है वो होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स। ए पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स, यानी कि एक पर्टिकुलर एंट्री कितनी टाइम्स आएगी। अगर मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लूं, मैं देखूं आर्ट्स कितने बच्चों ने लिया है, अगर वो 5 बच्चों ने लिया होगा, यानी कि जो आर्ट्स वालों की फ्रीक्वेंसी वो है 5। अब अगर हम देखेंगे मैथ्स कितने बच्चों ने लिया है, 7 बच्चों ने। ऐसे ही साइंस कितने बच्चों ने लिया है, 9 बच्चों ने। तो ये होती है इनकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आर्ट्स वालों की फ्रीक्वेंसी है 5, मैथ्स वालों की 7 और साइंस वालों की है 9। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टैली मार्क से भी। ऐसे ये 5 है, मैडम का 5 डंडे, 1 2 3 4 और 5 ऐसे। ये होती है टैली मार्क्स, ऐसे रखना, ये टैली मार्क्स होता है। अब 7 है तो हम यूज करें 1 2 3 4, 4 हम मैक्सिमम रख सकते हैं, फिर 5 ऐसे रखना पड़ेगा, फिर और 2। अब ये 9 वाला, इसका मैं यहाँ पे रखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये होता है हमारे पास टैली मार्क्स। अब हमें पढ़ना है ग्रुपिंग। यानी कि डाटा को हम करेंगे ग्रुप्स में कन्वर्ट, यानी कि ग्रुप्स में रखेंगे डाटा को। पर हम डाटा को ग्रुप्स में रखेंगे क्यों? क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है तो उसे कलेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता है और उसे फिर ऐसे एनालाइज करना मुश्किल होता है, इसलिए हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग में हम एक काम करते हैं, डाटा को हम कोई ग्रुप्स में रखते हैं और जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लास इंटरवल। जैसे 0 से 12, फिर 12 से ऐसे 24, फिर 24 से 36, ऐसे 30 से कोई सा यहाँ पे क्लास इंटरवल मैंने 12 का रखा, तो ऐसे। ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स, ये आए हमारे पास 4 क्लास इंटरवल्स। अब जो ये वाला होता है इसे हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट जो पहले होता है, जो आखिरी में होता है, इसे कहते हैं हम अपर क्लास लिमिट। यानी कि लोअर क्लास लिमिट और ये अपर क्लास लिमिट, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होती है उसे हम कहते हैं क्लास विड्थ। यानी कि क्लास विड्थ क्या होगी, 12 - 0 = 12। यहाँ पे 24 - 12 = 12। यानी क्लास विड्थ जो है इस ग्रुपिंग में वो है 12। अब जो तीसरी टर्म हमारे पास आती है वो आती है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स होता है इसका जो बीच में आएगी वैल्यू, यानी कि इसका है 6। वो हम निकालते ऐसे हैं, जो लोअर क्लास लिमिट LCL प्लस अपर क्लास लिमिट, उसको ऐड करते हैं, फिर डिवाइड बाय 2 करते हैं। यानी यहाँ पे 0 + 12 डिवाइड बाय 2 वो आता है 12 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। ऐसे यहाँ पे 12 + 24 वो आता है 36, 36 डिवाइड बाय 2 आता है 18 के बराबर। यानी कि जो लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में होता है उसे हम कहते हैं क्लास मार्क्स। अब इसके रिलेटेड हमें एक और जानना है, रेंज क्या होता है क्लास इंटरवल का, या रेंज क्या होता है डाटा का। जो डाटा में जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, यानी अगर हमारे पास डाटा है, किसी बच्चे के मार्क्स आए 36, किसी के 38, किसी के 96, किसी के 95, किसी के 45, यहाँ पे जो हाईएस्ट आई है 96 और लोवेस्ट जो आया है यहाँ पे आया 36। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट ये देता है हमें रेंज। डाटा का रेंज क्या है, यानी कि डाटा कहां से, मतलब कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक है, डाटा की रेंज क्या है। अब मैंने आपको फ्रीक्वेंसी सिखाया था,
यहाँ पे जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते, हम निकालते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी, यानी कि ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे 0 से 10 तक इसमें जो बच्चे हैं, मतलब 11 बच्चों के अगर 0 से 10 तक मार्क्स आए और 10 से 20 के जो 13 बच्चों के आए इसमें इतने, तो हम बोलेंगे इस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 11 है। ऐसी होती है ग्रुपिंग। टाइप्स ऑफ ग्राफिकल डाटा, यानी कि ग्राफिकल डाटा के टाइप्स क्या है। जो पहला टाइप है हमारे पास वो आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ पहले हम जान लेते हैं बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। जो भी ग्राफ होता है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि वो एक फोटो जैसा होता है। जो बार ग्राफ होता है वो एक फोटो जैसा होता है। उसमें क्या होता है, ऐसे हम एक ग्राफ डालेंगे, ये होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो है हम रख देते हैं कमोडिटी, यानी कि कोई चीज जिसका हमें ग्राफ डालना होता है। अगर हमें देखना है कि सिटी में कितनी कार्स हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे हम, और इसमें हम काम करते हैं तो उसकी जो कार्स होगी, बसेस होगी, उसको हम किस साइड लेंगे, एक्स एक्सिस पे, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको किस साइड लेंगे, यहाँ वाई एक्सिस पे। अब एग्जाम्पल मैं एक देता हूं, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे हम डालेंगे 5, 10, 15 और 20। हम मानेंगे यहाँ पे हम रखेंगे कार। अब माना कि ये 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन जो हमने रखा होगा, मैं मानूंगा कि ये कार है। ऐसे फिर दूसरी बस होगी, ऐसे फिर स्कूटर होगा, यानी कि स्कूटर जो अब मैं अगर हम एक शहर के लेंगे, मैं मानूंगा कि हमारे शहर में कितने स्कूटर हैं, 20 मिलियन। ऐसे कितनी बसेस है, 15 मिलियन, और कार्स कितनी है, 10 मिलियन। देखिए इससे जो पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इससे डाटा इजी होता है समझना। बस ये होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ हम ऐसे डाल देते हैं। अब जो दूसरा हमारे पास आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ ये भी बार ग्राफ के जैसा ही है, बस एक काम करना होता है। जैसे मैं कुछ नहीं करूंगा, इसके साथ थोड़ा सा बस मैं यहाँ पे, अब अगर हमें लिखना है, अगर जब भी हमें परफॉर्मेंस चेक करनी होती है, कंपैरिजन करना होता है दो चीजों के बीच में, तो हम करते हैं यूज डबल बार ग्राफ। मैं ऐसे ही लिखूंगा, थोड़ा सा मैं करूंगा, यहाँ पे 2 डिब्बे मैंने बनाए, एक को मैंने ऐसे कलर किया, ये मैं मानूंगा बॉयज और ये मैं मानूंगा गर्ल्स की। जब मुझे देखनी है बॉयज और गर्ल्स की परफॉर्मेंस किसमें, किसी सब्जेक्ट में, साइंस में, मैथ में, मैं लिखूंगा पहले मैंने ऐसे बनाया। अब मैं इसी के साथ में बनाऊंगा दूसरा, एक को कलर से, और सब्जेक्ट मैंने यहां पे रखा साइंस। वैसे ही मैं दूसरा बनाऊंगा यहाँ पे, वो कुछ ऐसे आएगा, ये मैंने लिखा मैथ्स। यानी कि मैं देख रहा हूं साइंस यानी कि मैं देख रहा हूं साइंस में बॉयज ने, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं बॉयज और गर्ल्स के बीच में, किसका सब्जेक्ट में, साइंस में और मैथ्स में। देखिए यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है कि जो ये मैंने किसका रखा, बॉयज। जो साइंस है बॉयज की वो गर्ल्स से अच्छी है। फिर यहाँ पे मगर जो मैथ है गर्ल्स का बॉयज से अच्छा। ये हमें ग्राफ से सीधे दिखाई दे रहा है। ये होता है डबल बार का। अब तीसरा जो हमें सीखना है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, अब हिस्टोग्राम क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। हिस्टोग्राम भी हम ऐसे ही डाल देते हैं ग्राफ पे। एक होती है एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वाई एक्सिस। पहले हमने पढ़ा था ग्रुप डाटा। बस इसमें एक कम होता है, जो क्लास इंटरवल्स इसमें होते हैं वो होते हैं कंटिन्यूअस। आपने देखा होगा जो बार ग्राफ था उसके बीच में फिर गेव थी, फिर दूसरा बार चढ़ाया था मैंने, फिर गेव थी, फिर तीसरा ग्राफ मैंने चढ़ाया था। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है जो पहला है यहाँ पे। अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्टोग्राम। यहाँ पे अभी आएंगे क्लास इंटरवल्स। मैं मानूंगा जैसे हमारे पास एक डाटा है 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक। ये है हमारे पास डाटा। मैं मानूंगा जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 6 और इसकी 7। हम यहां से लिखेंगे डाटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है हमारी हाइट, 7 तक लेंगे हम। अब मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल बनाऊंगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 0, ये 0 से मैंने स्टार्ट किया, 0 से 10 तक एक क्लास इंटरवल, या यहां से लेंगे हम 0। जब मैं यहां से 0 स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, अब एक काम करना होता है, ऐसे डॉटेड लाइन डालनी पड़ती होती है, ब्रेक, मतलब जो लाइन ब्रेक की हुई हो। तो मैं यहाँ पे मानूंगा 0, यह क्लास इंटरवल 0 to 10। फिर यहां से एक और क्लास इंटरवल 10 to 20। वैसे ही फिर तीसरा, ये विड्थ हमें सेम रखनी है ये वाली, और फिर 20 to 30, ऐसे ही फिर 30 to 40। ये हमारे पास अब हमें क्या करना है, ये आता है हमारे पास 2, यानी कि जो 0 से 10 तक है क्लास इंटरवल, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, ये 1, ये 2। तो मैं यहां से जोड़ूंगा इसको, बन गया ये ग्राफ। 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 3, यानी कि यहां तक, तो बन गया ऐसे ये ग्राफ। ये इसके ऊपर डाला है। फिर 20 से 30 तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 6, 1, 2, 3, 4,
5 6, तो यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ से ये है 20 से 30, इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, तो यहाँ से बस ऐसे डालना होता है बार ग्राफ। देखिए आप देख रहे हैं इसमें कि गैप्स नहीं है, यानी कि क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस है। ये होता है हिस्टोग्राम। अब जो हमें पढ़ना है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है? वो ऐसे एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होती है और उसमें बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं। यहां पे मैंने 3 सेक्टर्स लगे हैं। अब एक काम करना होता है, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, डाटा के कंपोनेंट्स, वो उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो सर्कल का जो सेगमेंट है वही उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक आदमी है, उसकी सैलरी है, उसमें से वो 10% जो है वो किराया देता है, यानी कि एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा होता है एक्सपेंडिचर। और फिर 30% जो होता है उसका जो 30 वो जाता है टैक्स में। बाकी जो बचता है वो बाकी कितने 30 और 60%, जो 60% बाकी बचता है उसे वो सेव करते हैं। वैसे मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा जो ये 10% है, ये वाला, इसे मैं लिखूंगा एक्सपेंडिचर। ये क्या है? एक एलिमेंट है उसके मैन की जो पूरी मतलब सैलरी है, सैलरी का एक एलिमेंट एक्सपेंडिचर, उसे मैंने शो किया इस सेगमेंट से। दूसरा टैक्स, ये है टैक्स, और ये जो बाकी जो बचा ये है सेविंग। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये कितना एंगल बनाएगा ये वाला सेक्टर, उसे हम निकालते हैं ऐसे। मैं आपको तरीका दिखाऊंगा। जैसे अगर मुझे निकालना है एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर कितने परसेंट है? 10%। तो 10% को हम कैसे लिखते हैं? 10 डिवाइड बाय 100। फिर मल्टीप्लाई में करता हूं सेंट्रल है पूरे एंगल से, जो सर्कल का जो सेंट्रल एंगल पूरा आता है वो कितना आता है? 360 डिग्री। तो हम ऐसे निकालते हैं, ये और ये काट, ये और ये काट, वो आएगा 36 डिग्री, यानी कि 36 डिग्री किसका होगा? एक्सपेंडिचर का। वैसे हम टैक्स का भी निकाल सकते हैं। टैक्स का कितना होगा? 30 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360, ये और ये काट, ये और ये काट, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108, यानी कि 108 डिग्री कौन सा होगा? ये वाला। बाकी जो बचा 360 में से वो आएगा से। अब पाई चार्ट को जो मेन मकसद है, ये हमें दिखाता है रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स और जो पूरा डाटा है होल, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ ए सर्कल विथ ए सर्कल। पूरा सर्कल जो है ना वो इसकी पूरी सैलरी करता है, मतलब जो पूरा सर्कल है वो दिखाता है इसकी पूरी सैलरी। और जो ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं ये क्या है? इसके पार्ट्स, यानी कि ये पार्ट्स को दिखाता है रिलेशन क्या है उनकी पूरे सर्कल के साथ। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है किसी चीज के होने का चांस। यानी कि मैं कहूंगा कि आज बारिश गिरेगी, तो कोई और मुझे बोलेगा कि तुम्हारे पास मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे पास कि बारिश गिरेगी आज। ऐसे ही और चांस और प्रोबेबिलिटी ये साइनोनिमस है, पूरे नहीं है तो मतलब थोड़े से हम कह सकते हैं चांस और प्रोबेबिलिटी एक ही चीज है, समझने के लिए हम कह सकते हैं। अब हम जो प्रोबेबिलिटी में पहली चीज है उस पहले सीखना है हमें एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है कोई ऑपरेशन जिससे क्या निकलेंगे उस ऑपरेशन से? आउटकम्स। कोई सा भी ऑपरेशन, कोई भी प्रोसेस हम करेंगे जिससे आउटकम्स निकलेंगे। जैसे हम कॉइन उछालेंगे तो हेड और टेल आएंगे, वो क्या है? एक्सपेरिमेंट। फिर जो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दूसरी चीज आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले तो ये एक्सपेरिमेंट ही है, यानी कि पहले ऑपरेशन ही हुआ होगा फिर वहां से आउटकम्स निकले होंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि जो आउटकम्स है हम पहले ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा आउटकम आएगा। जैसे हम कॉइन उछालेंगे ऊपर तो हेड आएगा या टेल आएगा, किसको पता है? किसी को नहीं पता है। तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इसमें एक और चीज है, हमें पता होते हैं जो आउटकम है, आउटकम क्या क्या है, हमें आउटकम पता होते हैं क्या क्या है, पर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं मतलब कैसे आएंगे। मैं बोल रहा हूं हमें कॉइन उछालनी, हमें पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर पता नहीं क्या आएगा। ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद जो हमें सीखना है वो है इवेंट। इवेंट कैसे आया? देखो पहले हमने कोई ऑपरेशन किया, फिर वहां से या कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से क्या निकले? आउटकम्स। जो ये इवेंट है ये आउटकम से रिलेटेड है। जो इवेंट है आउटकम्स के रिलेटेड है। किसी आउटकम का आना या बहुत सारे आउटकम्स का आना उसे कहते हैं इवेंट। जैसे मैंने एक यहाँ पे कॉइन एक टॉस की, वहां से क्या आया? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये एक इवेंट है। या हेड आएगा, अगर मैं बोलूंगा वहां से हेड आएगा तो ये भी एक इवेंट है। मैं बोलूंगा टेल आएगा तो ये भी एक इवेंट है। और मैं बोलूंगा हेड या टेल आएगा तो ये भी एक इवेंट है। जैसे डाइस है, डाइस को मैंने रोल किया,
या तो 1 आएगा, ये भी एक इवेंट हो सकता है, या 2 आएगा, ये भी इवेंट हो सकता है, 3 आएगा, ये भी इवेंट हो सकता है, 4 आएगा, इवेंट हो सकता है, 5 आएगा, इवेंट हो सकता है, 6 आएगा, ये भी इवेंट हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 6 आएगा, ये भी इवेंट हो सकता है। यानी कि आउटकम्स को आना, उसे हम कहते हैं इवेंट का होना, आउटकम्स। और अब हमें सीखनी है जो मेन चीज है, जो मेन इस टॉपिक की जो मेन बात है, वो है प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले हम। प्रोबेबिलिटी P ऑफ E, इसकी जो फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये E है क्या? E है इवेंट। मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कोई इवेंट हमें कोई एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया हेड या टेल, मैंने कॉइन उछाली ऊपर, तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मुझे पता लगाना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आएगा। आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, मेरा इवेंट है हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि हेड कब आएगा, ये है मेरा इवेंट। जो मेरा इवेंट है उसके फेवरेबल में कौन कौन सा आउटकम है, एक ही आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि एक ही आउटकम है मेरे फेवर में। तो मैं लिखूंगा P ऑफ E इक्वल टू 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, हेड या टेल, यानी कि 2 है टोटल। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो आएगी 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। और मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे अभी मैं 2 कॉइनें उछालूंगा एक साथ, मेरे पास 2 कॉइनें हैं, ये है। जब मैंने एक कॉइन उछाली ऊपर, ये हमें एक चीज हमें याद रखनी, जब हमें बोलेंगे 2 कॉइनें एक साथ उछालो, तो हम एक काम कर सकते हैं, ट्री मेथड से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। ऐसे मैंने एक कॉइन हम पहले एक कॉइन उछालेंगे, उसी के साथ में दूसरी कॉइन उछालेंगे, उसका मतलब होता है कि हमने दोनों कॉइनें एक साथ उछाली। सर मतलब एक के बाद अगर हम एक कॉइन उछालेंगे तो उसका मतलब होता है हमने दोनों कॉइनें एक साथ उछाली। ये एक तरीका होता है। मैं ट्री मेथड से दिखाता हूं आपको। मैंने एक कॉइन उछाली, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मुझे पता मुझे कितनी कॉइनें उछालनी है, 2। तो जब हेड आएगा तो उसी के साथ में मैं दूसरी कॉइन उछालूंगा, तो वहां से क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब टेल आ गया तो मुझे दूसरी कॉइन फिर भी उछालनी है, क्योंकि मुझे देखना है 2 कॉइन्स एक साथ जब हम उछालेंगे तब क्या आएगा। तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हमारे पास कितने आउटकम होंगे, जब एक में हेड आएगा तो दूसरे में भी हेड आएगा, हेड आ सकता है, यह है एक आउटकम। अगर एक में हेड आ सकता है तो दूसरे में टेल आ सकता है, यह है एक आउटकम। अगर मैं एक में टेल आया तो दूसरे में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। अगर एक में टेल आया तो दूसरे में भी टेल आ सकता है। अब हमारे पास मैंने इवेंट चूज किया हेड की, मैंने बोला कि हेड आएगा, ये मैंने इवेंट चूज किया। अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं इसके, एक ही है हेड आने की, तो आएगा 1। टोटल नंबर आउटकम कितने हैं, 4, तो 1/4 है उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल 0.25। अब अगर मैंने चूज किया टेल, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी ऐसे 1/4 होगी। अब अगर मैंने चूज किया एक के ऊपर हेड होगा और दूसरे के ऊपर टेल होगा, देखो हेड टेल, यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आते हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, 0.5, यानी कि 1/2 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। मगर मैंने इवेंट चूज किया, एक पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा। मैंने ये नहीं कहा पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा खाली एक या तो हेड और टेल आएगा, मतलब हेड आएगा या टेल आएगा, या टेल आएगा या हेड आएगा, वो एक ही चीज होती है। ये थी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला। अब एक और चीज हमें सीखनी है, इसी कॉइन्स के बारे में और कार्ड्स के बारे में हमें थोड़ा सा सीखना है, क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहले कॉइन्स का सीख लेते हैं। अगर एक कॉइन अगर हम एक साथ उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसके आउटकम्स होंगे H, T। ऐसे आउटकम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैंने 2 कॉइनें उछाली, एक पे हेड आएगा तो उस पे हेड भी आ सकता, दूसरे पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर टेल आया हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो आउटकम क्या क्या हुआ, H, या हेड आएगा या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा या टेल आएगा। ये है 4 आउटकम्स। ये मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। तीसरा एक्सपेरिमेंट, जब मैं 3 कॉइनें उछालूंगा एक साथ, मैंने आपको तरीका बोला ट्री मेथड से करने का, ये यहीं पे रख देते हैं। एक कॉइन है वो मैंने उछाली, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब हेड आएगा, जब मैं दूसरी कॉइन उछालूंगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं तीसरी कॉइन उछालूंगा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। टेल में भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वैसे ही जब टेल आएगा दूसरी कॉइन उछालूंगा तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब हेड आएगा तीसरी कॉइन उछालूंगा तब भी हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब यहाँ पे भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब आउटकम्स क्या है, हमें तीन कॉइन उछाली है, मतलब कि 3 की सीरीज होगी एक। तो आउटकम पहला हेड 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 कॉमा, दूसरा हेड हेड टेल, हेड हेड टेल कॉमा। अब ये वाला खत्म हो गया। अब यहां से आते हैं हेड टेल हेड, हेड टेल हेड कॉमा, हेड हेड टेल हेड आ गया, हेड टेल टेल,
हेड टेल टेल कमा। अब इस साइड जाते हैं क्योंकि ये साइड तो हुआ टेल हेड हेड टेल हेड हेड, ये सीरीज में जाना है ऐसे वरना भूल जाते हैं फिर। टेल हेड टेल टेल हेड टेल कमा, या फिर यहां से टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल 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 टेल। कितने आउटकम आए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे हमें याद नहीं रखना है क्या क्या आएगा, हमें बस प्रोसीजर याद रखना है, फिर हम खुद बना सकते हैं वहां पे। ये था कॉइन्स का। अब थोड़ा इसका तो हमें याद है डाइस का, या फिर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। अब एक चीज हमें याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी तो हमने सीखा, पर रेंज क्या है प्रोबेबिलिटी की, यानी कि प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट और लोएस्ट क्या निकल सकती है। देख मैंने एक डाइस किया, ऊपर उछाला 1, उसका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब मैंने इवेंट चूज किया कि उस पे 1 to 6 नंबर आ सकता है कोई भी। ये क्या इवेंट है, या फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, मतलब मैंने चूज किया कोई भी इनमें आ सकता है, मेरा इवेंट है यही। या मैंने इवेंट चूज किया मतलब इन नंबर्स में से कोई भी आएगा, तो मेरे इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो सारे मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल है 6। वो क्या आएगा 1। इसके अलावा अगर मैं बोलूंगा 7 तक आ सकते हैं नंबर, 7 है इसमें, 7 है ही नहीं, इसका मतलब जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1, क्योंकि जब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स के बराबर आते हैं उसका मतलब होती है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तो जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आती है वो आती है 1। अब जो लोएस्ट आती है वो आती है 0। मैं दिखाता हूं कैसे। अब ये डाइस मैंने फेंका, मैं बोलूंगा इसमें 7 आएगा, 7 आएगा, इसमें 7 कभी नहीं आएगा, यानी कि फेवरेबल आउटकम है कोई 0, टोटल नंबर आउटकम 6 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो है 0 से पीई में लिखूंगा 1 तक, ऐसे इक्वल टू का साइन भी, ये है रेंज प्रोबेबिलिटी की, या तो इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 या और लेस देन 1 या फिर इक्वल टू 1, यानी कि 0 से 1 तक कुछ भी हो सकता है इसका, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब जो आखिरी चीज जो हमें सीखनी है इसमें वो है कार्ड्स के बारे में, यानी कि प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स टोटल होते हैं 52, या याद रखना है 52 होते हैं 4 कलर्स में डिवाइड, 4 कलर्स में, या नहीं 4 शेप्स में। एक शेप ऐसी होती है चेरी, एक ऐसी होती है, एक ऐसी होती है ये चेरी, और अब जो चौथी है वो ये है इसको कहते हैं चेरी, ये डायमंड, ये हार्ट्स और ये पान। ये 4 होते हैं हमारे पास। जो इन दोनों का कलर होता है रेड और इन दोनों का कलर होता है ब्लैक। टोटल 52 है, 4 में डिवाइड करने हैं, यानी कि 13 हर में होंगे, ये भी होंगे 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। अब अगर हमें बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितने हैं टोटल में, इसके 13, इसके 26, तो 26 टोटल कितने हैं 52, वो आएगा 1/2। ऐसे अगर बोलेंगे जो ये है डायमंड का बताओ हमें, तो हम क्या बोलेंगे 13/52 लिखेंगे उस वक्त। ये हुआ यहां तक इनकी प्रोबेबिलिटी। और अब ये 13 कार्ड्स आ गए, इन 13 कार्ड्स में क्या क्या लिखा होता है। जो पहला एक होता है इनमें इक्का, इसको कहते हैं हम, उसके बाद किंग, फिर क्वीन, फिर जे, फिर 10 9 8 7 13 हमें चाहिए, ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 आ गए, हमें 13 है, 9 10 11 12 13, यानी कि 2 तक होता है ये हर कार्ड में ऐसे ही होगा सीरीज। बस ये चीज आपको याद रखनी थी, फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना आएगा। तो बस ये भी हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।